नमस्कार। एग्री सेंट्रल के पॉडकास्ट में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं अजीत। और मैं हूं ज्योति। आप सुन रहे हैं आपकी खेती की बात। जी, धान की खेती में ना अक्सर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ये देखकर चिंता तो होती है। हाँ, होती है। और कई बार किसान भाई इसे कोई बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। बिल्कुल, पर कई बार ये असल में सिर्फ एक पोषक तत्व जैसे जिंक की कमी होती है। इसी कमी को खैरा रोग भी कहते हैं। सही कहा। और आज हम इसी खैरा रोग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है क्या, होता क्यों है, और सबसे जरूरी, इसे पहचाने कैसे और इसका सरल उपचार क्या है ना? जी बिल्कुल, इसी पर फोकस रहेगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो खैरा रोग है, असल में है क्या? मतलब लक्षण क्या है इसके? पत्तियां पीली होकर भूरी होना, पौधे का न बढ़ना, यही सब? हाँ, मुख्य लक्षण यही है। पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं, फिर उन पर भूरे धब्बे सा बनने लगते हैं और पौधे की बढ़वार वो रुक सी जाती है। अच्छा, और समझने वाली बात यह है कि ये कोई इन्फेक्शन या छूत की बीमारी नहीं है। मतलब ये एक पौधे से दूसरे में फैलती नहीं है। तो ये सिर्फ पोषण की कमी है। हाँ, ये जिंक तत्व की कमी से होने वाला एक पोषण का विकार है। इसका नाम खैरा इसलिए पड़ा क्योंकि पत्तियों पर भूरे मतलब खैर के रंग जैसे धब्बे या धारियां दिखती हैं। और अगर ध्यान न दे तो फिर उपज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, काफी नुकसान हो जाता है। कई बार लगता है कि थोड़ी सी तो पत्तियां पीली हैं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी लक्षण बहुत साफ नहीं दिखते, फिर भी अंदर ही अंदर खैरा रोग उपज को कम कर रहा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। पर ये होता क्यों है? क्या कुछ खास तरह की जमीन में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। खैरा रोग अक्सर उन खेतों में ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ की मिट्टी कैल्शियम वाली हो या क्षारीय हो। क्षारीय मतलब? जिसका पीएच ज्यादा हो। जी बिल्कुल, जिसका पीएच मान ज्यादा हो। ऐसी मिट्टी में होता क्या है कि जिंक अगर मिट्टी में मौजूद भी है तो भी वो पौधों को मिल नहीं पाता। अरे, मतलब जिंक है पर पौधा ले नहीं पा रहा, ये कैसे? हाँ, वो एक तरह से मिट्टी में लॉक हो जाता है। ज्यादा पीएच, मिट्टी में फास्फोरस की ज्यादा मात्रा या कैल्शियम की अधिकता, ये सब मिलकर जिंक को पौधे के लिए अनुपलब्ध बना देते हैं। अच्छा। और एक बात और, अगर खेत में पानी का निकास ठीक नहीं है, मतलब पानी भरा रहता है, तो भी जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। तो जल निकासी भी महत्वपूर्ण है। तो फिर खेत में किसान साथी इसकी ठीक ठीक पहचान कैसे करें? क्योंकि पीलापन तो और कारणों से भी आ सकता है। सही बात है। देखिए, खैरा रोग में आमतौर पर जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी निचली पत्तियां पहले पीली होती हैं। नीचे वाली पत्तियां? हाँ, पहले नीचे वाली, फिर ये पीलापन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और बाद में इन पीली जगहों पर ना ऐसे अनियमित से आकार के भूरे सूखे सूखे धब्बे बनने लगते हैं। और पौधे की बढ़त पर क्या असर दिखता है? एक खास पहचान ये भी है कि पौधों में कल्ले कम फूटते हैं, जिसे टिलरिंग कहते हैं ना, वो कम हो जाती है और पौधे की ऊंचाई भी सामान्य से कम रह जाती है। बौनापन सा आ जाता है। और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो? अगर जिंक की कमी बहुत ज्यादा हो तो पत्तियों के सिरे सूखने लगते हैं, पौधा बुरी तरह बौना रह सकता है और ज्यादा प्रभावित होने पर मर भी सकता है। और जड़ों पर? हाँ, जड़ों को अगर उखाड़ कर देखें तो वो भी अक्सर भूरी और कमजोर मतलब अविकसित सी दिखती हैं। ये तो सच में गंभीर बात है। तो इससे बचने के लिए पहले से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे जरूरी है रोपाई या बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करवा लेना। इससे पता चल जाता है कि मिट्टी में जिंक की कमी है या नहीं। अच्छा, सॉइल टेस्टिंग। जी, और साथ ही खेत में उर्वरक डालते समय ध्यान रखें, नाइट्रोजन और फास्फोरस जरूरत से ज्यादा ना डालें, संतुलित मात्रा में ही दें। और जैसा मैंने कहा, पानी के निकास का अच्छा इंतजाम रखें, खेत में पानी खड़ा न रहने दें। ठीक है। और मान लीजिए बचाव के बावजूद लक्षण दिखने शुरू हो गए, तब क्या करें? इलाज क्या है? देखिए, इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है रोकथाम का तरीका, जो पहले करना चाहिए। वो क्या है? खेत तैयार करते समय रोपाई से पहले ही लगभग 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें, जैसे देहात का ZnSO4 आता है। इसे गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालें तो और अच्छा है। ये तो हुआ बचाव के लिए। हाँ, इससे जिंक धीरे धीरे मिलता रहता है। लेकिन अगर फसल में लक्षण आ ही गए हैं तो फिर उपचारात्मक उपाय करना होगा, मतलब इलाज। वो कैसे? स्प्रे वगैरह? जी, स्प्रे करना होगा।
लक्षण दिखते ही लगभग 200 ग्राम चेलेटेड जिंक, जैसे देहात का जिंक 12 EDTA, इसको करीब 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से फसल पर छिड़काव करें। चेलेटेड जिंक क्यों? जिंक सल्फेट क्यों नहीं? चेलेटेड जिंक पत्तियों द्वारा आसानी से और जल्दी सोख लिया जाता है, इसलिए छिड़काव के लिए ये ज्यादा असरदार है। जिंक सल्फेट मिट्टी में देने के लिए बेहतर है। समझ गया। तो मिट्टी के लिए जिंक सल्फेट और पत्तों पर छिड़काव के लिए चिलेटेड जिंक। बिल्कुल। और अगर जरूरत लगे तो 7 दिन बाद ये छिड़काव दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो काफी साफ हो गया। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि खैरा रोग को हल्के में बिल्कुल न लें। जैसा हमने पहले भी कहा, कभी कभी लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उपज का नुकसान ये तब भी कर रहा होता है। तो अगर कल्ले कम फूट रहे हैं, पत्तियों में हल्का पीलापन है या बढ़वार रुकी हुई सी लग रही है, तो बिल्कुल जिंक की कमी का शक करना चाहिए और तुरंत जांच या उपाय करने चाहिए। समय पर जिंक का प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो सुनने वालों, ये बात साफ है कि धान में जिंक की कमी यानी खैरा रोग नुकसान तो करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे पहचानना और सही समय पर जिंक का सही तरीके से इस्तेमाल करके इसे संभालना आसान है। बिल्कुल सही। फसल पर नियमित नजर रखना सबसे जरूरी है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए या समाधान जानना है या फिर ये सुझाई गई दवाइयाँ उचित दरों पर मंगवानी है, तो आप एग्री सेंट्रल ऐप देख सकते हैं। वहां अक्सर खेती से जुड़ी नई जानकारी और अच्छे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं। जी। तो आज की इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजित और मैं ज्योति आपसे विदा लेते हैं। हम आगे भी खेती से जुड़े ऐसे ही जरूरी और ट्रेंडिंग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। हाँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आज हमने जिंक की कमी की बात की, पर एक सवाल सोचने जैसा है। हमारी मिट्टी का पूरा स्वास्थ्य और ये जो मौसम बदल रहा है, ये भविष्य में पोषक तत्वों की उपलब्धता को और कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी खेती को उन्नत बनाएं। नमस्कार।